जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों एसएससी एमटीएस एग्जाम प्रारंभ हो चुकी है। लगातार प्रश्न जो है बेहतरीन तरह से सीरीज आप लोगों ने जो हल किया अभी तक, उससे प्रश्न आए भी थे इस परीक्षा में। आज जो 2 मई को ऑल शिफ्ट में जो भी पेपर हुआ है, लगभग जो है 100+ क्वेश्चंस तथा उनसे बनने वाले एक्स्ट्रा फैक्ट कंप्लीट एनालिसिस के साथ लेकर के आपके बीच में आया हूं। जैसे कि जैव मंडल वाला जो है, और उसके बाद मोनो ह्यूमन टेम्परेचर, कई सारी बुक्स से, संविधान के आर्टिकल से, तमाम तरह से जो है कारगिल नृत्यों से प्रश्न जो है, कुछ भारतीय रेलवे से संबंधित प्रश्न जो है, विभिन्न प्रकार के हिस्ट्री के प्रश्न, ज्योग्राफी के प्रश्न, पॉलिटी के प्रश्न, इकोनॉमी के प्रश्न, साइंस, जनरल साइंस के प्रश्न, सबकी एनालिसिस इस तरह देखिए स्पेशल तरीके से आपके बीच में लेकर के आया हूं। तो अगर आपका एग्जाम हो गया है तो अपने उत्तरों को देख लें, मिला लें। अगर आपका एग्जाम होने वाला है तब तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगातार बनेंगे। अब जान लीजिए कि यही एक जो सीरीज है यही डिसाइड करेगी, या फिर जो आज का पेपर था यही डिसाइड करेगा कि आगे की परीक्षा किस तरह से होगी। क्योंकि आज एक नया पैटर्न था, तो आज आप लोगों ने देखा, समझा कि किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं। तो जिनका पेपर हो चुका उनके लिए तो ठीक है, वो अपना तैयारी किए, अच्छा पेपर दिए। लेकिन जिनका होना बाकी है उनके लिए इतना ही कहूंगा कि जो भी प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों से बनने वाले और प्रश्नों को देख करके जाएंगे, अच्छे से समझ करके जाएंगे, क्योंकि प्रश्नों से प्रश्न बनेंगे, यह जान लीजिए। तो चलिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व आर देयर इन इंडिया? भारत सरकार ने देश भर में 18 जैव मंडल, यह प्रश्न दोस्तों कई बार पूछता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने इसको दे रखा है, आप इंग्लिश भी समझ सकते हैं तो इंग्लिश आपके लिए है, बाकी हिंदी में तो मैं एक्सप्लेनेशन और कुछ जो है डिटेल देता ही हूँ। बाकी अब समझिए, 18 वाला तो बार बार पूछा है, लेकिन अब चांसेस बनेगा क्या? नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत का पहला और सबसे पुराना जैव मंडल है, क्योंकि ओल्ड जीएस भी पूछ रहा है ऐसा जो है डेटा लेकर के, जिसे 1986 में स्थापित किया गया था, याद रखेंगे। मैप की बात करेंगे तो आप स्वयं देख लीजिए, देखिए किस तरह से जो है नीलगिरी वाला आपका यहाँ देखिए 15 नंबर पे है ना, नीलगिरी जो है। उसके बाद जो है पांचमरही यहाँ पर है जो है, इसके बाद जो है पनमा यहाँ पर है, नंदा देवी यहाँ पर है, कोल्ड डिजर्ट यहाँ पर है ना। तो इस तरह से इनको जरा ध्यान से, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम वाला जो है यहाँ पर देखिए है ना, ग्रेट निकोबार में है। तो मैप पर गल्फ ऑफ मन्नार में बायोस्फीयर रिजर्व है। तो जो जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है सबको मैप पर दिखाने की कोशिश किया हूं। एक बार इसको मैं क्लियर करता हूं, आप लोकेशन एक बार इसको देख लीजिए पूरे को, ताकि आपके माइंड में एक डेटा रहे, और उस डेटा से आप प्रश्न अगर भूल भी जाए उत्तर तो आप कुछ समझ पाए। देखिए राजस्थान अब कहाँ कहाँ नहीं है, अगर ऑप्शन में जो वो आता है तो एकदम गलत, राजस्थान में कोई नहीं है, देख रहे हैं ना, राजस्थान में, पंजाब में, इधर इस वाले एरिया में देखेंगे, इधर जम्मू कश्मीर वगैरह में, तो इधर बहुत आपको बायोस्फीयर नहीं मिलेंगे। ज्यादातर जो है आपको बायोस्फीयर जो है इस वाले एरिया में जो है, पूर्वी वाले एरिया में, पूर्वी भारत वाले एरिया में आपको मिलेंगे। पूर्वी भारत, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, इधर में। बाकी कुछ मिलेंगे तो दक्षिण भारत में आपको मिलेंगे। इनको जरा सा ध्यान रखेंगे। ये स्पेशल छोटा सा यहाँ दिख रहा है ग्रेट निकोबार, यहाँ से भी बन सकता है प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मानव शरीर का तापमान, इजी प्रश्न था, मुझे उम्मीद है सारे विद्यार्थियों ने अच्छे से इसको हैंडल किया होगा। तो व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी? जो है 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। शरीर का तापमान बढ़ना को क्या कहा जाता है? पूछा है कई बार प्रश्न में, बुखार कहा जाता है। ताप वृद्धि, तमाम चीजें रहती है, लेकिन उसे बुखार कहते हैं। अब समझिए, प्रश्न पूछ सकता है अदल बदल के, इसमें लोग कहेंगे कि बस इसमें तो नॉर्मल चाहिए, लेकिन नॉर्मल नहीं है दोस्तों। यह इमेज देखिए, जो है मानव शरीर का जो कोर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बात सही है, लेकिन अगर बॉडी की बात करें, बाहरी सेल की बात करें, बाहरी स्किन की बात करें, तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस तरह से आर्म्स वगैरह 36 डिग्री सेंटीग्रेड की जो है तापमान होता है, इसको याद रखिएगा। हथेलियों की बात करें तो इस तरह से 28 है। पैरों की बात करें, जहाँ चलते हैं घुटने वगैरह से, 34 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्रेन जो है आपकी बात करें जो है माथे का, तो 34 डिग्री सेंटीग्रेड। यह जो है मानव शरीर का तापमान, अलग अलग बॉडी पार्ट्स का भी है। अगर यह भी पूछे, क्योंकि एसएससी जानते हैं ना, डाल डाल चलता है, तो आपको पात पात चलना ही पड़ेगा। क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो लाइक करिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिए। ऐसे ही डेली एनालिसिस आपके लिए लेकर आऊंगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? विच स्टेट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो एज पर द 2011 सेंसस? जो प्रैक्टिस सेट मैंने कराया था, जो मैंने वीडियो दिया था, वहां से भी प्रश्न खूब बने हैं, इसलिए जो है
बहुत ही आज मैं खुश हूँ दोस्तों। लगातार मेरे जो है वीडियो से, मेरे कंटेंट से, जो मैंने चैनल पर बताया था, प्रैक्टिस सेट से या फिर जो स्टैटिक जीके है वहां से प्रश्न आज देखने को मिले हैं। फर्स्ट शिफ्ट में कुछ टफ थे, लेकिन सेकंड शिफ्ट में प्रश्न ठीक ठाक थे। फर्स्ट शिफ्ट में भी करने लायक प्रश्न थे, थोड़ा सा उनका स्तर ज्यादा लगा मुझे। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों के सापेक्ष यहाँ पूछा है लिंगानुपात कि 2011 की जनगणना में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? विच स्टेट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस। तो 1000 पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। आप अच्छे से समझते हैं, एक दो बार देखा भी है आपने। अब प्रश्न बनाता है एसएससी कि राज्यों में लिंगानुपात और केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात। राज्यों में सेक्स रेशियो की बात करें और केंद्र शासित प्रदेशों में सेक्स रेशियो की बात करें तो राज्यों में टॉप पर केरल आपका काम करता है। सबसे गुड, सबसे अच्छा सेक्स रेशियो, माने 1000 पुरुषों पर 1084 से अधिक महिलाएं हैं, अच्छी बात है। हरियाणा की स्थिति थोड़ी खराब है, 877 बैड कंडीशन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान यहीं से शुरू होता है, हरियाणा आपका। उसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 1038 पुदुचेरी का है और दमन द्वीप की खराब स्थिति है 618। ग्रीन वाला बेस्ट है और रेड वाला जो है बैड कंडीशन वाला है, इसको याद रखिए। भारत सरकार ने बताया कि 2011 की जनगणना के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2011 में लिंगानुपात पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो 943, 943 या 940 ऐसे देता है डेटा। तो 943 जो है आप याद रखेंगे, 943 अगर पूरे देश का पूछ दे तो यह था। राज्यों का पूछे तो 1084 केरल टॉप पर, हरियाणा जो है 877, केंद्र शासित में पुदुचेरी 1038 से तथा दमन द्वीप में 618। डेटा पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर, लाइक बटन दबाइए दोस्तों। कंटेंट को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए, हमारा सपोर्ट करिए। गवर्नमेंट जॉब से समय निकालकर थोड़ा लेट एनालिसिस ला पाता हूं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और जबरदस्त आए। साक्षरता दर का भी प्रश्न पूछा था, मुझे प्रश्न तो नहीं मिल पाया क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड प्रश्न दोस्तों, एग्जैक्ट प्रश्नों का मिलना तो संभव नहीं है, लेकिन मैं साक्षरता दर को पूरा कवर करा देना चाहता हूं। रिस्क क्यों लिया जाए, अगले शिफ्ट में प्रश्न आ सकता है। साक्षरता दर है क्या? लिटरेसी रेट, साक्षर व्यक्तियों की संख्या बटे 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या गुणे 100, इसे कहते हैं साक्षरता दर। साक्षरता दर अगर राज्यों में पूछे और केंद्र शासित प्रदेशों में पूछे तो उसको देख लेते हैं। राज्यों में सबसे अच्छी स्थिति, वही बात जहां पर पढ़ाई लिखाई ज्यादा रहेगी केरल, वहीं लिंगानुपात भी ज्यादा अच्छा है। तो 94 जो है लिटरेसी यहाँ की है 94%। और बैड कंडीशन की बात करें तो यहाँ बिहार हो जाता है, बिहार की साक्षरता दर न्यूनतम है। ये सेकंड वाले हैं, इनको भी आप देख सकते हैं, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। सेकंड बैड, सेकंड गुड जो है आप बात करेंगे तो मिजोरम, और सेकंड बैड की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश। लक्षद्वीप अगर केंद्र शासित का पूछ दे, बार बार एसएससी जीडी में पूछा था, सीएचएसएल में पूछा था, तो गारंटी पूरी पूरी इस बात की है कि केंद्र शासित की भी साक्षरता दर पूछेगा। लक्षद्वीप में 92% सेक्स रेट जो है साक्षरता दर, लिटरेसी रेट है, इसको याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 68.7% जो है सबसे खराब कंडीशन जो है केंद्र शासित प्रदेशों में, जम्मू कश्मीर की। अच्छी स्थिति लक्षद्वीप की। याद रखिए डेटा को। नहीं समझ में आ रहा, अब मैं वैसे समझाने की तो पूरी कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। अगर मेरे बताने से, मेरे समझाने से न समझ में आ रहा हो तो मुझे इस कंटेंट पर पूरा भरोसा है कि आप स्क्रीन को पॉज करके एक बार देख लीजिए, आपको अपने हिसाब से समझ में आ जाए अच्छे से। वैसे मैंने तो टोटल अपने हिसाब से बताने की कोशिश किया ही। द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द रेस ऑफ माई लाइफ? द रेस ऑफ माई लाइफ भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। इसको सबने समझा भी होगा, इसको सबने सही लगाया भी होगा। यह मिल्खा सिंह साहब हैं। कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिए एक बार इनके लिए। और इनकी एक उपलब्धि सबसे बड़ी, राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत रूप से एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट, और उन्हें खेल में उनकी उपलब्धियों के सम्मान में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। समझते रहिएगा यहाँ से। ऐसा एनालिसिस, ऐसा जो है मेमोरी बेस्ड, हालांकि मेमोरी बेस्ड है दोस्तों, लेकिन इस तरह से ग्राफिक्स के माध्यम से स्पेशल तरीके से आपको मैं हमेशा देने की कोशिश करता हूं। मेन मसाला यहाँ है, क्योंकि जो पूछ दिया वो पूछेगा नहीं, अब पूछेगा वो आपके सामने है। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह। सन्नी डे, सुनील गावस्कर। एस अगेंस्ट ऑड्स, सानिया मिर्जा। प्लेइंग टू विन, साइना नेहवाल। द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी, मोहम्मद अली। और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इन ऑटोबायोग्राफी, कपिल देव की बात करते हैं। अनब्रेकेबल की बात करें
तो मैरी कॉम हो जाती हैं, इनको भी याद रखेंगे आप लोग। एक सेकंड में थोड़ा चार्जिंग लगा दूं, डाउन हो गया है ये। और इसके बाद द रेस ऑफ माई लाइफ की बात करें तो मिल्खा सिंह जो पूछा हुआ था दोस्तों, इसको भी ध्यान रखेंगे। गोल्डन गर्ल की बात करें तो पीटी ऊषा। इतनी सारी बायोग्राफी है, अगर बायोग्राफी से प्रश्न एग्जामिनर उठा रहा है तो हम उम्मीद करके चलते हैं कि आगे के शिफ्ट में भी इन सभी से एक आध प्रश्न आने वाला है। यह मैंने इसके पहले भी एक दो बार किसी जो है एनालिसिस में बताया है, अभी भी मैं इसको बता रहा हूं, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? व्हाट इज द आर्टिकल 70 रिलेटेड टू? भारतीय संविधान में समानता का अधिकार। बार बार मैं चिल्ला चिल्ला कर बताता हूं कि समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए ट्रिक, कई बार बताया हूं, आज मैं उसको नहीं यहाँ डाला। मैं आज जो है 17, 14, 15, 16, 17, 18 को एक्सप्लेन करना चाहता था, इसलिए मैंने इसको लगाया। 14 से 18 तक समानता के अधिकार की बात की गई है, अच्छी बात है। 14 में विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता याद रखिएगा। 15 आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना वाली पिक्चर याद रखिए, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहां बताया गया है? 15 में। 16 में बात करें तो स से 16, स से जो है सेवाओं में अवसर, सीधी सी बात, स से 16, स से सेवाओं में अवसर। 16 नागरिक रोजगार के मामले में सबको समान अवसर है। ये नहीं कि भाई आप फॉर्म भर लीजिए, आप खास बिरादरी के हैं तो आप फॉर्म भरिए, आपको नहीं भरने देंगे, ऐसा नहीं है, सबको इक्वल राइट है। 17 की बात करें तो अस्पृश्यता उन्मूलन जो पूछा हुआ था, जो आज पूछ दिया, तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर 17 आज पूछ दिया तो 14, 15, 16 या 18 आगे की शिफ्ट में पूछेगा। नहीं पूछेगा तो मैं तो पहले से कह रहा हूं, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक जो मूल अधिकारों से प्रश्न बनेगा और बनेगा, यह जान लीजिए। हर शिफ्ट में एक प्रश्न मिलेगा, जो मैं कई बार बताया हूं। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है। कोई व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत करता है तो न्यायालय के सामने दंडनीय अपराध होगा। यह बात अनुच्छेद 17 की है, समझ लीजिए अच्छे से, बात आपको समझ में आ गई होगी। 18 इंपॉर्टेंट दोस्तों है, उपाधियों का अंत पूछता है बार बार, ये पूछा हुआ है एसएससी एमटीएस में इसके पहले कई बार, ये भी पूछेगा। 18 याद रखिएगा, 18 और 15 तो थोड़ा फेमस है, ये शायद पूछे, 18, 14 जरूर याद रखिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लगाइए, आगे बढ़िए। होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन अगस्त 2022 में पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया? वेयर डिड पीएम श्री नरेंद्र मोदी इनागुरेट द होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल इन अगस्त 2022? पंजाब के मोहाली में करते हैं जो है पीएम साहब, इनको आप ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं, यह देखिए उद्घाटन की झलक आप देख लीजिए, जो है अस्पताल का उद्घाटन करते हुए होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल। मेरी एक आदत है दोस्तों, जब तक मैं अब हर चीज को जा करके तो देखा नहीं सकता, लेकिन गूगल बाबा जिंदाबाद, जब गूगल है तो काहे की देरी। जो चीज याद नहीं हो रही है, मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि जो भी चीज याद नहीं हो रही है उसको एक बार आप गूगल करके देख लीजिए, इमेजेस देख लीजिए, खबरें देख लीजिए, वीडियोस देख लीजिए। मैं कहता हूं कि आपकी मेमोरी में वो फिट हो जाएगी। कुछ ऐसी ही कोशिश मैं करता हूं, साइकोलॉजिकली इमेजेस के माध्यम से आपके माइंड में सेट करने की कोशिश हमारी रहती है। हेलो शिक्षा लगातार आपके लिए ऐसे एनालिसिस लास्ट तक लेकर के आता रहेगा। तो अभी तक अगर नहीं जुड़े तो जरूर जुड़िए हमसे, हमें सपोर्ट करिए, हम आपकी परीक्षा में हर संभव सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1982 के एशियाई खेलों का मेजबान देश कौन था? विच वॉज द होस्ट कंट्री ऑफ द 1982 एशियन गेम्स? पुराना प्रश्न, बिल्कुल खोज करके, करंट अफेयर पुराना होता है तो जनरल नॉलेज बन जाता है, जानते ही हैं। एशियाई खेल 1982 भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। एशियन गेम्स 1982 1982 का 19वां जो है का संस्करण जो है 19 नवंबर से 4 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। समझ लीजिए इसको, जो है अब होता क्या है, यह आपको इसका लोगो दिख रहा होगा, फील करिए। यह देखिए लोगो है, नवम एशियाई खेल नई दिल्ली, कौन सा था? नवम था। 9th एशियन गेम्स दिल्ली 1982 में इसका आयोजन होता है। यह लोगो इस तरह से चमकता सूर्य जैसा बनाया गया है, आप इसको ध्यान। अब चलिए, करगम भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? एसएससी हमेशा ऐसे नृत्यों को पूछेगा जो आप लोग नहीं पढ़ते हैं, या फिर कहा जाए कि जिस पर लोग कम ध्यान देते हैं, तो बिल्कुल एक खोज कर पूछता है। करगम इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो करगम नृत्य तो आप देख ही रहे होंगे यहाँ, तो थोड़ा इधर से ध्यान हटा करके इधर लाइए अपना। हाँ,
करगम भारत जो है तमिलनाडु राज्य में प्रदर्शित किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। ऐसा माना जाता है कि करगम की उत्पत्ति तमिलनाडु के तंजावुर गांव में हुई थी। इस नृत्य के साथ बजने वाले उपकरणों में ड्रम, लंबी पाइप वाले भी शामिल होते हैं। करगम से प्रश्न आ गया। करगम अब दोबारा आएगा कि नहीं गारंटी नहीं है, लेकिन इस बात की पूरी गारंटी है कि यहां से प्रश्न बनेगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु वाला, बिल्कुल तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। विकास तमिलनाडु में मैप पर मैंने बताया है, मद्रास एवं तंजौर में विकसित है। तंजौर, कांजीपुरम, पंडलुम 3 घराने हैं, तीनों को मिलाकर पाणी कहा जाता है। पूछा है आधुनिक काल में भरतनाट्यम को उच्च स्तर पर लाने का श्री कृष्ण अय्यर को तथा प्रमुख कलाकार बार बार पूछता है एसएससी, रुक्मिणी देवी अरुणडेल, टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, पद्म सुब्रमण्यम और लीला सैमसन मोस्ट इंपॉर्टेंट। और भी अगर तमिलनाडु के छोटे मोटे करगम जैसे नृत्य पूछे दोस्तों तो देखिए इस तरह से है आपका कुरुवंजी, करगमट्टम, कुम्मी, कोलट्टम, कावड़ी, अट्टम, नोदी, नागटम। सब आप एक बार देख लीजिए, ये अभी हैं। अब पूरे तो मैं नहीं कहता हूं कि आप याद कर पाएंगे, लेकिन कुछ एक तो इसमें से देख ही लीजिएगा। लेकिन भारत जो है भरतनाट्यम और जो है तमिलनाडु वाला न भूलिएगा, यह पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में। ये तमिलनाडु कहाँ का है भरतनाट्यम यह नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा क्या कि इसके तीनों जो है इसका विकास किन किन जगहों पे हुआ है, इन्हें तीनों घराने कौन से हैं, आधुनिक स्तर पर लाया कौन है, प्रमुख कलाकार कौन है, ये आजकल पूछ रहा है। फैशन बदल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब व कहां हुआ था? व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड? तो देखिए यह फोटो है दोस्तों, एचडी कैमरा उस समय नहीं था, नॉर्मल कैमरे से ली गई फोटो है जो आपको मैंने गूगल बाबा की मदद से दिखाने की कोशिश किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों के साथ 28 दिसंबर 1985 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। जैसा कि तैयारी करने वाला हर छात्र सबसे पहले आधुनिक भारत के इतिहास में इसको रट लेता है, तो मुझे विश्वास था कि आपने भी रट करके इसको अच्छे से हैंडल किया होगा, 1 नंबर सुरक्षित किया होगा। इसके संस्थापक की बात करें तो ये वो ह्यूम होते हैं दोस्तों। कलकत्ता में बेमोस चंद बनर्जी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उस समय वायसराय था लॉर्ड डफरिन, वही डफरिन जो कह रहा था कि कांग्रेस लड़खड़ाते हुए अपने पतन की तरफ जा रही है, मैं इसका पतन देखना चाहता हूं। तो अभी क्या करें, अभी तो कांग्रेस की जो स्थिति है फिलहाल डफरिन जो कह रहा था वही हालत चले। लेकिन देखिए ये आपके सामने इमेज है, आप अगर उस समय नहीं जा पाए तो अब तो देख लीजिए कम से कम कैसे स्थापना हुई थी। चलिए फैशन उस समय का बहुत जबरदस्त था, देख रहे हैं कैसे ड्रेसेस है, बहुत ही पुराना फैशन, जबरदस्त तरीका। मराठा प्रशासन, बहुत सही। मराठा प्रशासन के प्रमुख कर का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द मेन टैक्स ऑफ मराठा एडमिनिस्ट्रेशन? तो एक इनका प्रमुख कर था। इतने पूरे भारी भरकम पैराग्राफ में आप देख के डरिए ना। चौथ जो था, चौथ का मतलब कि 1/4 भाग ये कर के रूप में लेते थे, जिसको आप कह लीजिए कि 25%, यही कर होता था मेन। अब करते क्या थे, मराठा अपने साम्राज्य को 2 भागों में बांट रखे थे। मराठा साम्राज्य जो है 2 भागों में बटा हुआ था। इन दोनों भागों में क्या था, एक जो है स्वराज और मुगलों के अधीन आने वाले क्षेत्र थे। स्वराज मराठों का अपना क्षेत्र हुआ करता था, मुगलों के अधीन आने वाले क्षेत्र मराठों के आसपास के क्षेत्र थे। इन क्षेत्रों के लोग चौथ जो मुगलों के अधीन थे वहां से लोग चौथ वसूलते थे। तथा साम्राज्य अगर बात करें मराठा साम्राज्य की, आप फिलहाल इसमें ज्यादा जानकारी लेने के बजाय केवल इतना ले लीजिए कि 25% यह उपज का होता था कृषि का, 1/4 ले लेते थे कर, थोड़ा ज्यादा ही था कर, ये थोड़ा इनको कम रखना चाहिए था। तो इनकी मराठा साम्राज्य के पतन में कर भी अपना योगदान देता है। अब समझिए साम्राज्य औपचारिक रूप से 1774 में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के साथ अस्तित्व में आता है। 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार के बाद यह समाप्त हो जाता है। बाजीराव मस्तानी तो आपने देख ही रखा है, बिल्कुल। अब देखिए यह देखिए मैप, आप देखिए जो है इस तरह से भगवा जहां जहां आपको कलर दिख रहा है यह मराठा साम्राज्य था। कटक से अटक तक देख रहे हैं ना, कटक से अटक, अटक उड़ीसा वाला, बिल्कुल कटक से अटक यहाँ उड़ीसा से लेकर के यहाँ अफगानिस्तान तक फैल गया और यहीं पर जाकर के थोड़ा मराठा साम्राज्य जो है गड़बड़ा गया। बाकी छत्रपति शिवाजी महाराज तो है ही हैं और ये मराठा साम्राज्य है। कहां कहां तक इसकी राजधानी, कहां कहां तक ये फैला था, मैप पर दिखाने की कोशिश मैंने किया है। अब देखिए यह समझिए मैक्सन कार्लसन किस खेल से संबंधित हैं? मैक्सन कार्लसन इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? मैक्सन कार्लसन जो है नॉर्वेजियन शतरंज ग्रैंड मास्टर और वर्तमान में विश्व शतरंज चैंपियन है। बिल्कुल सही बात है। थोड़ा भाई इधर देखिए, यहाँ इनके पीछे वाले को आप इधर ना देखिए,
इनको शतरंज खेलते हुए देखिए, ये शतरंज न देखिए, ये शतरंज परीक्षा के बाद आपको भी देखने का मौका मिलेगा। फिलहाल मैक्सन कार्लसन शतरंज के खिलाड़ी थे, यहाँ से प्रश्न आया हुआ था। थोड़ा सा आप लोग के लिए इंटरटेनमेंट के लिए यह फोटो लगा दी गई है, बाकी इसको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मोपीन त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट इज द मोपीन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? मोपीन त्योहार देख रहे हैं, क्या ही ड्रेस है गजब का। ये देखिए ड्रेस है, ऐसे स्पेशल तरीके से लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। जनजातियां हमारे यहाँ की अलग अलग तरह के कल्चर और संस्कृतियों, भारत विविधताओं का देश है और उन विविधताओं में लोग अपने अपने तरीके से अपने त्योहार और जो है उत्सव मनाते हैं। यह मोपीन त्योहार का नजारा है, पहले इसको देख लीजिए ध्यान से। अब थोड़ा से अपनी गाड़ी को इधर घुमाइए और ये कंटेंट की तरफ आइए कि अरुणाचल प्रदेश में किस जनजाति द्वारा? दोस्तों गालो जनजाति द्वारा का त्योहार मोपीन हर साल अप्रैल में मनाया जाता है। अब पूछेगा यहीं से प्रश्न, देखिएगा अप्रैल महीने में मनाया जाता है तथा मोपीन जो है घरों और गैंगलोग समुदाय के लिए समग्र रूप से धन और समृद्धि लाता है। यह माना जाता है कि जो यह त्योहार बुरी छाया को दूर भगाता है, कुछ इस तरह से इनकी मान्यता है। यह मोपीन त्योहार अरुणाचल प्रदेश, याद रखेंगे। अब जब त्योहार उटपटांग त्योहार पूछ रहा है एसएससी, तो थोड़ा सा कुछ हम भी देख लेते हैं। जैसे डोल यात्रा, ध्यान रखिएगा, यह जो है यह डोल यात्रा नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में एक क्षेत्रीय सार्वजनिक अवकाश है तथा इसे असम और उड़ीसा में डोल पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तथा उसी दिन यह मनाया जाता है जिस दिन हिंदू कैलेंडर में अंतिम पूर्णिमा होली होती है। इसी तरह से अली ए लिगांग कृषि से जुड़ा एक बसंत त्योहार है, इसको याद रखिएगा। इसी तरह से मी डैम मी फी अहोम लोगों द्वारा दिवंगत की याद में साल जो है 31 जनवरी को मनाया जाता है। अहोम धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण त्योहार है। तो ये स्पेशल थे भैया, ये ज्यादा पढ़ते नहीं हैं आप लोग, यहाँ से प्रश्न आ जाता है। तो चूंकि ये हम लोग के उसमें ज्यादा हम लोग इसको याद नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा हमने सोचा कि इसको देख लीजिएगा, हो सकता है संभावना बन रही कि इधर भी गाड़ी रथ को मोड़ दे एसएससी एमटीएस। खजुराहो मंदिर किस वंश ने बनवाया था? विच डायनेस्टी बिल्ड द खजुराहो टेम्पल? खजुराहो मंदिर जो है आप जानते हैं चंदेल शासकों की एक अच्छी कृति है, जो आपके सामने सुंदर सा मंदिर दिख रहा है। चंदेल वंश के शासकों द्वारा निर्माण करवाया गया था 1950 से 1050 ईस्वी के बीच में जिन्होंने शासन किया था। तथा भगवान चित्रगुप्त का एक भव्य मंदिर यह जो है खजुराहो का मंदिर है। अगर पूछे कहां पर है तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में जो है यह खजुराहो मंदिर है, इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों खजुराहो समूह के स्मारकों में हिंदू मंदिर जैन मंदिरों का समूह है, नागर शैली में बना हुआ है कि जो है इसमें मूर्तियां हैं। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया है। बाकी एमपी में है, इसको तो आप अच्छे से जानते हैं। गौरी हाथीमाना और गैर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बाय विच ट्राइब जो है गौरी हाथीमाना एंड गैर डांस परफॉर्म्ड? तो गौरी हाथीमाना और गैर नृत्य जो है राजस्थान के भील जनजातियों द्वारा किया जाता है। आर्ट एंड कल्चर में एसएससी का बहुत इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि दोस्तों ये जानते हैं कि विद्यार्थियों ने सब कुछ तो रट लिया है, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी जनजातियों के नाम और उनके नृत्य और त्योहार रटना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी हम इमेज के माध्यम से आपको याद जरूर करवाएंगे। यह देखिए डांस चल रहा है अच्छे से तलवार वलवार लेके। बाकी कालबेलिया पूछा था बार बार, कालबेलिया, भवाई, संकरिया, पनियारी, इंडोनी राजस्थान के प्रमुख व्यावसायिक लोक नृत्य है, याद रखिएगा। अग्नि तेरह ताली भी पूछा बार बार, तेरह ताली, गंवरी, लांगुरिया, घूमर तथा गुडला राजस्थान के सामाजिक और धार्मिक लोक नृत्य है। राजस्थान के बहुत सारे नृत्य हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा है। इनमें इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, कालबेलिया मैंने कई बार देखा है एसएससी पूछता है, तेरह ताली भी पूछता है, इनको याद रखिएगा। यहाँ से मैं कहता हूँ पूरा याद नहीं हो पा रहा, टेंशन मत लीजिए, हर एक स्क्रीन से 2-4 तो याद रखिए। मैं रोज रोज इसको दिखाऊंगा, हर एक सेशन में दिखाता रहूंगा, याद करवा दूंगा, वह मेरी जिम्मेदारी है। चलिए, सेशन पसंद आ रहा तो लाइक और कमेंट में जय हिंद लिखिए दोस्तों, तथा सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करिए। अपने कम से कम 3 दोस्तों के ग्रुप में, 4 दोस्तों के ग्रुप में, जितने भी फ्रेंड ग्रुप हैं आपके, उनमें दोस्तों कम से कम जरूर शेयर करिएगा। हमारा सपोर्ट बस यही आपके लिए जो है रहेगा कि हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे ऐसे एनालिसिस। आप हमारा सपोर्ट शेयर करके करिए। पुलिस बिना न्यायालय की अनुमति के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। मे द पुलिस अरेस्ट द पर्सन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट? वारंट के बिना गिरफ्तारी बिल्कुल कर सकती है। अगर आपने संज्ञेय अपराध कर दिया है, 7 साल से ऊपर की सजा पाने के लायक अपराध कर दिया है, तो पुलिस को संज्ञेय अपराध कॉग्निजिबल ऑफेंस में गिरफ्तारी करने का अधिकार है। बाकी 7 साल से नीचे वाले में
पुलिस न्यायालय से वारंट वगैरह लेती है, इसको याद रखिएगा। आपके सामने पूरा डेटा है, चूंकि पुलिस में मैं था तो मेरा इस पे एक अच्छा खासा अनुभव रहा हुआ है कि कैसे यह होता है, इसको आप समझिएगा। पूरा आपके सामने बिना वारंट गिरफ्तारी, अगर आपने जो है 7 वर्ष से अधिक वाले अपराध किए हैं, संज्ञेय अपराध किए हैं, जो हत्या, बलात्कार, चोरी जैसे संज्ञेय अपराध में शामिल रहा हो, 7 वर्ष या उससे अधिक कारावास के साथ दंडनीय संज्ञेय अपराध करने में शामिल होने के संदेह हो के खिलाफ ऐसी संलिप्तता की शिकायत प्राप्त हुई हो, तो पुलिस उसे धारा 41 के अंतर्गत उल्लिखित वारंट के बिना भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रॉक्स, चट्टानों के प्रकार 3 प्रकार की। अब क्या आया था प्रश्न नहीं मिल पाया, इतना पता चला चट्टानों के प्रकार। तो आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कैंथ्रिक चट्टान, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। लावा जब अंदर से जो है मैग्मा, देखिए यहाँ छोटा सा, थोड़ा बहुत अच्छे से नहीं लगा पाया, जब धरती से लावा, इस तरह धरती है, यहाँ से लावा निकलता है और ये फैलता है, तो आग जैसा जलता है तो आग्नेय चट्टान बन जाती है इस तरह से फैल करके, और कुछ दिन में यह टूट फूट से अवसादी चट्टान बन जाता है, और यह टूट फूट बाद में ताप और दाब से कैंथरी चट्टान बन जाता है। मेरा यही कहने का मतलब है। अब बात करें आग्नेय चट्टान होती कौन सी है, तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बिटुमिनस, गैब्रोसाइनाइट, ग्रेनाइट, पेग्माइट तथा डोरोमाइट, यह आपकी जो है आग्नेय चट्टान है। अवसादी की बात करें तो जमी हुई चट्टान है, जैसे में जीवाश्म हो, नमक की, सेलखड़ी की, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, लिग्नाइट। और कैंथ्रित में बात करें तो आपका जो है नीस है, एंथ्रेसाइट है, क्वार्जाइट है, सिस्ट है, फाइलाइट है, संगमरमर है, ग्रेफाइट है। ट्रिक भी दिया है दोस्तों, स्क्रीन रोक करके आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। थोड़ा समय आपका कम मैं लूंगा, इसलिए इसको ज्यादा देर इस पे नहीं मैं समय आपका व्यतीत करूंगा। स्क्रीन क्लियर करता हूं, आप अच्छे से जानना है तो इसको रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से समझिए। एक यह प्रश्न पूछा था, प्रश्न तो नहीं मिला, लेकिन किसी ने बताया महाजनपद। अगर महाजनपद से प्रश्न आया था तो रामबाण स्क्रीन आपके सामने दिख रही है, इस स्क्रीन को देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार पूरा स्क्रीन पढ़ लीजिए, 1 नंबर सुरक्षित अगर महाजनपद की बात होती है तो। 600 ईसा पूर्व का भारत का मैप आपको दिख रहा है। काशी, 16 महाजनपद में काशी महाजनपद, राजधानी वाराणसी, प्रेजेंट लोकेशन वाराणसी। कौशल नरेश श्रावस्ती के थे, उत्तर प्रदेश। अंग कर्ण राज्य अंग वाले चंपा के थे जो है भागलपुर, मुंगेर, मुंगेर बिहार वाला, हाँ बिल्कुल मुंगेर पिस्टल है ना। मगध की बात करें तो जो है राजगृह मगध थी, गया पटना वाला। वज्जी वैशाली थी, मल्ल जो है कुशीनारा थी, चेदी जो है छोटीवटी थी, वत्स जो है कौशाम्बी थी। कुरु की बात करें इंद्रप्रस्थ था। पांचाल नरेश पांचाली जहां की द्रौपदी थी, काम्पिल था। मत्स्य की बात करें विराटनगर था, और इसी से सूरसेन की बात करें मथुरा, तथा आकाशा की अशा की बात करें तो जो है पायथन, और अवंती की बात करें उज्जैनी। गांधार की बात करें, गांधारा की बात करें तो तक्षशिला। यह पूछा हुआ प्रश्न था कि गांधार कहाँ की राजधानी थी। कंबोज की बात करें तो पुंचा। अब आप कहेंगे मैप क्या है, मैं कहूंगा आप एक बार पढ़कर इस मैप को खोजिएगा, सब मिलेगा। जैसे काशी वाराणसी, यह देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बनारस मिलेगा, यह काशी वाला। उसी तरह से अंग की बात करेंगे, अंग की चंपा, तो उसको भी आप अगर इधर देखेंगे तो अंग आपको यहाँ पर मिलेगा। आपको ये पता चलेगा कि कौन सा लोकेशन कहाँ था, है ना। जैसे आप बात करेंगे जो है मगध, देखिए मगध यहाँ पर है। तक्षशिला गांधार वाला, ये कई बार पूछा है, पाकिस्तान की तरफ जो चला गया तक्षशिला, वो है यहाँ पर देखिए तक्षशिला गांधार, गांधार तक्षशिला। तो मैप और टेबल दोनों एक साथ दोस्तों, स्पेशल डेटा ऐसा आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं। मैं जो देने की कोशिश कर रहा हूँ, ढूंढ ढूंढ कर तमाम तरह की वेबसाइट, गूगल, मोबाइल, कहाँ से एक जगह ला करके आपको देने की कोशिश हेलो शिक्षा करता है। कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक बटन को दबा दीजिए दोस्तों, फ्री है, कोई फीस नहीं है, लाइक जरूर दबाइए। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी? यह भारतीय राष्ट्रीय ने जो भारत की जो है राष्ट्रीय पार्टी थी, जिसमें 1922 में वार्षिक सम्मेलन के बाद जनवरी 1923 में गठित की गया राजनीतिक दल था। आप ये जो पोस्टर देख रहे हैं, बिल्कुल अभी तक मुझे विश्वास होगा जरूर कि आपने अभी तक शायद यह पोस्टर स्वराज पार्टी बहुत पढ़ा होगा, लेकिन यह महात्मा गांधी का लगा हुआ स्वराज पार्टी का पोस्टर नहीं देखा होगा। तो यह आपके सामने है, स्वराज जन लोकपाल लोकतंत्र की आवाज हेतु संघर्षरत राजनीतिक पार्टी, जिसे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्थापना किया था। ये डेटा तो दोस्तों हर जगह मिल जाएगा, ये तो आपको तमाम यूट्यूब के तमाम चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन जो मैं खोज करके चीजों से आपको जोड़ता हूं, जो पुरानी पुरानी इमेजेस को लाकर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, वह आपको हेलो शिक्षा पर ही मिलेगा, ताकि आपका थोड़ा सा उसके प्रति इमोशंस जगे, आप उसको याद कर पाए, थोड़ा इंटरेस्ट आए कि अच्छा ऐसा बैनर था। यह देखिए बैनर है,
इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में इस पे लिखा हुआ था। स्वराज पार्टी यही है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर इसकी स्थापना की थी 1923 में। यह जो है, अगर ऑप्शन में चित्तरंजन दास है तो वो सही होंगे, मोतीलाल नेहरू है तो वो सही होंगे, और दोनों है तो दोनों सही होंगे। यह ध्यान रखने की बात है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? युवाओं के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर कलाम। एक बार इनके लिए जोरदार कमेंट बॉक्स में जय हिंद और हार्ट बनाकर भेजिए, कलाम के प्रेमी जितने भी हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर? अग्नि की उड़ान हिंदी में जिसे कहते हैं, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है दोस्तों विंग्स ऑफ फायर पुस्तक जो है अग्नि की उड़ान 1990 में कलाम द्वारा, हमारे पथ प्रदर्शक 2005 में, हम होंगे कामयाब 2006 में, द लाइफ ट्री पोएम्स जो है 2005 में, और इसी तरह से जो है अग्नि चिरकुट जो है लर्निंग हाउ टू फ्लाई, द फैमिली एंड द नेशन 2008, महाशक्ति भारत 2009। इनकी प्रमुख पुस्तकों की सूची है, एक बार आप इन्हें देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। हो सकता है जब विंग्स ऑफ फायर पूछ दिया तो आगे इन सब से पूछ दे, आपको ध्यान दीजिएगा। भारतीय रेलवे ने कार्बन मुक्ति का लक्ष्य कब तक रखा है? बाई व्हेन हैज द इंडियन रेलवे सेट द लार्जेस्ट टारगेट ऑफ द कार्बन न्यूट्रलिटी? तो कार्बन न्यूट्रलिटी आप ये जो देख रहे हैं ना छत करकट के ऊपर लगी हुई है, हाँ ये सोलर वाला, रेलवे का कहना है कि हम 2030 तक सब सोलर लगा देंगे सब जगह और शून्य कार्बन उत्सर्जन का कार्यक्रम करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जो है लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा था। आंखों के लिए लाभदायक विटामिन कौन सा है? विच विटामिन इज द बेनिफिशियल फॉर द आईज? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई आंखों के लिए लाभदायक माना जाता है, लेकिन ए ज्यादातर रेटिनाल, ए का रासायनिक नाम रेटिनाल होता है। रतौंधी के लिए फायदेमंद रेटिनाल विटामिन होता है, दूध रोटी खाने से बढ़ता है। बाकी सारे विटामिन जैसे B1 थायमीन बेरी रोग, B2 जो है राइबोफ्लोविन, ये जो आपको देख ली एंगुलर रोग के लिए विटामिन B3, नियासिन पेलाग्रा रोग के लिए B5 है। उसी तरह से बायोटीन वाला जो है चर्म रोग के लिए देखिए विटामिन B7। फोलिक एसिड जो है अनीमिया हो जाता है, B12 में भी अनीमिया हो जाता है, मिथाइला कोबालामीन वाला। स्कर्वी, दांतों में जो स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों से खून आना, स्कर्वी कम्ल वाला। डी सूखा रोग जो है कैल्सीफेराल। ई टोकोफेराल ब्यूटी विटामिन प्रजनन शक्ति में कमी, ई विटामिन ई लेने की जरूरत है। विटामिन के रक्त का थप्पा थक्का नहीं बनने देता है। और कीड़ा KEDA, कीड़ा जो है जल में जो है नहीं घुलता है, वसा में घुलता है। विटामिन KEDA वसा में घुलती है। पानी में घुलने वाली BC जल में घुल जाती है। कीड़ा KEDA याद रखेंगे, KEDA। भाई कीड़ा जो होता है वो जल में तो घुलेगा नहीं, तैरने लगेगा, बाकी सब विटामिन जल में घुलते हैं। तो इसको एक बार आप जो है स्क्रीन को मैं क्लियर करता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। विटामिन का लगभग टोटल कवरेज यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। यह विटामिन ए के स्रोत हैं, लीवर है, फिश है, कैरेट जूस है, चीज है ना, स्वीट पोटैटोस है, स्क्वाश है, विटामिन ए के तमाम जो है सोर्सेस हैं। कंटेंट पसंद आया हो, एनालिसिस पसंद आई हो तो ये टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर हम आपको इसकी PDF प्रोवाइड करेंगे। लाइक करिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए, शेयर करिए अधिक से अधिक दोस्तों तक। दोस्तों कुछ ग्रुप्स में तो आप प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं शेयर कर ही दीजिए, तथा नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। हैलो शिक्षा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कंटेंट लगातार आपको ऐसा मिलता रहेगा, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।